हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 36, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री वैदिक एरा से रिलेटेड। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है मेजर पार्ट प्ले करती है आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन में। जिन्होंने भी अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं हमीरपुर बोर्ड के, उनको ये चीज़ मालूम होगी, और कुछ लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट को, इस पार्ट को जो है स्किप कर देते हैं, और इसका खामियाजा जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसलिए जो है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैदिक लिटरेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है आपका मिस नहीं होने वाला है। अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो है हम 6 से 7 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। उसके बाद जो है हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे हमारी वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड। उसके बाद जो है हम उससे रिलेटेड MCQ भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के बाद में जो है, गुप्ता साम्राज्य के बाद में जो है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि फेमस हो गई थी, वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ये आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ये। और इसका टाइम पीरियड देख लेना, 5th सेंचुरी से लेके 1200 CE तक का था। ओके, और ये आपका जो कैपिटल भी हुआ करती थी आपकी मगध की। मगध को रिसेंट टाइम में आप क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मगध से रिलेटेड यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो पोस्ट गुप्ता एरा के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी जो फेमस हो गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट जैन तीर्थकर। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैन जो थी, जैन कम्युनिटी, इनके 24 तीर्थकर थे। इनके जो गुरु हुआ करते थे उन्हें बोला जाया करता था तीर्थकर। तो फर्स्ट तीर्थकर कौन से थे, ये थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभ, तो ये थे फर्स्ट तीर्थकर, और यही फाउंडर जो थे जैन कम्युनिटी के फाउंडर बोले जाते हैं। ओके, और जो आपके महावीर जो थे ये आपके 24th यानी कि लास्ट वाले 24 जो थे ये टोटल थे, और 24th ही जो थे आपके महावीर थे। ओके, लास्ट तीर्थकर कौन से हुए, महावीर हुए, और फर्स्ट कौन से, ऋषभ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट सिल्क रूट वॉज ओपन टू द इंडियन। तो ग्रेट सिल्क रूट जो था ये भारतीयों के लिए कब ओपन किया गया था, किसके द्वारा ओपन किया गया था, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ओके, और ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, कुषाण डायनेस्टी। ओके, कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2nd सेंचुरी में जो थे यहाँ पे 127 से लेके 150 तक इन्होंने राज किया था, और 2nd सेंचुरी से रिलेटेड है, याद रखना, कनिष्क 1। ओके, कुषाण डायनेस्टी से ये रिलेटेड थे, और ये आपकी अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए जाने जाते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो था कुजुला कैडिफिसिस। तो याद रखना, कनिष्क जो थे कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे, कुजुला कैडिफिसिस जो थे ये हमारे फाउंडर थे। ओके, तो ये जो चीजें हैं आपने इनसे रिलेटेड कुछ याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता इंस्पायर्ड बाय। तो अजंता अलोरा की पेंटिंग सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। ओके, और ये पेंटिंग किससे रिलेटेड है, तो याद रखना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कंपैशनेट बुद्धा। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। द ओल्डेस्ट डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से जो थी ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, तो मौर्यन डायनेस्टी इनमें से सबसे ओल्डेस्ट थी, जिनके फाउंडर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो थी ये डायनेस्टी फाउंड की गई थी, और इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 322 से BC से लेके 887 BC तक का ये टाइम पीरियड था। और मौर्यन डायनेस्टी जो थी ये फाउंड हुई थी किसको हराने के बाद, जो आपकी नंदा डायनेस्टी थी, और इसके लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद को मारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। द लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। तो लॉर्ड बुद्धा ने अंतिम सांस कहाँ पे ली थी, कौन सी जगह पे, कुशीनगर में। ओके, कुशीनगर में ली थी। इससे रिलेटेड भी मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो होगा, जिससे आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो याद रखना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में जो था इन्होंने फर्स्ट जो है उपदेश दिया था, सेरेमोन जिसे हम बोलते हैं, पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पे दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, नॉलेज। ठीक है, और
ये जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने इनसे रिलेटेड याद रखनी है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये है नेपाल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है कुछ वैदिक एरा कल्चर से रिलेटेड जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। ओके, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गेन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो है आपका वैदिक एरा जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। याद रखना 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हो गया आपका ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है लेटर वैदिक काल। ओके, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेदा की खोज हुई थी, ये आपको मालूम है। और इसके अलावा जो 3 जो वेद थे वो उनकी जो खोज की गई थी लेटर वैदिक काल में की गई थी। ओके, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऋग वैदिक का पीरियड कौन सा है? तो 1500 BC में से 1000 BC ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये जो है इसका पीरियड रहा है। लेटर वैदिक पीरियड कौन सा रहा है? 1000 में से 600 BC तक का, ठीक है। तो ये जो था ये ऋग्वेदा का पीरियड रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अरे वैदिक कल्चर जो था ना आपका लिटरेचर, ये किन से रिलेटेड है? ये आपके आर्यन से रिलेटेड है। आर्यन कौन से थे? ये एक सुपीरियर कास्ट थी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुपीरियर कास्ट, उच्च जो कास्ट के ये लोग थे, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? अगर हम बात करें मैक्स मूलर की, मैक्स मूलर ने बोला है ये थे मिडल एशिया से, ठीक है। इनके द्वारा ये बोला गया कि ये थे मिडल एशिया से आए थे। ओके, और सबसे पहले कहाँ पे आए थे? ये आए थे पंजाब में और अफगानिस्तान में। तो पंजाब और अफगानिस्तान में ये सबसे पहले आए थे। पंजाब उस समय जो आपको मालूम है इंडिया वाला पार्ट भी था और पाकिस्तान वाला पार्ट भी था। ओके, तो पंजाब में और अफगानिस्तान में ये सबसे पहले आए थे। ओके, और इनके द्वारा ही निर्मित जो सभ्यता कहलाई गई थी हमारी, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ओके, तो इन्होंने ही यहाँ पे इसकी खोज की थी। और इनकी भाषा कौन सी थी? वैदिक एरा की आर्यंस की भाषा कौन सी थी? तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी भाषा कौन सी थी, तो वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा जो थी वैदिक सभ्यता के टाइम पे ये भाषा हुआ करती थी। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ऋग्वैदिक टाइम के, ठीक है। ऋग्वैदिक टाइम के जो है हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो है प्रमाण कहाँ पे मिलता है ऋग्वेदा का? तो अवेस्ता एक बुक है, अवेस्ता एक ग्रंथ हम बोल सकते हैं, ईरानी भाषा में ये लिखा गया है। उसमें जो है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो ईरानी भाषा का ये जो है प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। तो इसमें जो है हम ऋग्वैदिक टाइम के बारे में जान सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है आपका, ये कहाँ से उठाया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद, मुंडका उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद से ये उठाया गया है, राइट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा है अस्तो मां ज्योतिगमय, अस्तो मां ज्योतिगमय, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका खुद ऋग्वेद से, ऋग्वेदा से आपका उठाया गया है अस्तो मां ज्योतिर्गमय। ओके, जो आपका गायत्री मंत्र है वो भी जो है यहाँ पे ऋग्वेदा से उठाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आपकी काऊ थी, गाय जो हुआ करती, इसे न मारने के योग्य बताया गया है। ओके, अधन्य इसे बोला जाता था, अमारने योग्य। अगर हम बात करें जो वैदिक एरा के जो बंदे थे, पीपल थे, आर्यन लोग, ये क्या खाया करते थे? तो ये शाकाहारी भोजन खाया करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, ये दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनका मुख्य पेय कौन सा था? मुख्य पेय कौन सा था? तो इसे ये बोलते थे सोम, ठीक है, सोम ये इनका मुख्य पेय हुआ करता था। और इस टाइम पे ही दशराग्य युद्ध हुआ था दोस्तों। दशराग्य युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? वैदिक टाइम पे हुआ था। किसके बीच में? एक राजा और 10 राजाओं के बीच में। एक राजा कौन सा था वो? इसका नाम था सुदास। सुदास वर्सेस 10 राजा के अगेंस्ट उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। कहाँ पे लड़ा था? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे बोलता है दशराग्य युद्ध। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देवता कौन से थे वैदिक टाइम के? तो ये थे इंद्र। इंद्र को सबसे ज्यादा पूजा जाता था इस टाइम पे।
तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इनको पुरंदर भी बोला जाता है, पुरंदर। ओके, पुरंदर भी इनका नाम है। और इंद्र के अलावा किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की, और अग्नि देवता की, और वरुण, ठीक है, इन दोनों की, इन तीनों देवता की पूजा की जाती थी। लेकिन सबसे फेमस कौन से थे? इंद्र थे, याद रखना, सबसे फेमस थे इंद्र। और ये जो था आपका ऋग्वेदा के टाइम का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा उत्तर वैदिक काल की, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेटर वैदिक काल की इंपॉर्टेंट बातें। तो ऋग्वेदा जो था हमारा पहले आ गया था, उसके बाद जो बाकी के 3 जो थे आपके, ठीक है, 3 जो आपके बचे थे वैदिक ऋग्वेदा के अलावा, वो थे यजुर्वेद, यजुर्वेद था एक, और कौन सा था? एक सामवेद था, सामवेद, और एक था अथर्ववेद। तो लास्ट वाला अंतिम कौन सा था? अथर्ववेद था, नया सबसे। और सबसे पुराना कौन सा है? कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सबसे पुराना, फर्स्ट। और सबसे पुराना है अथर्ववेद, सबसे नया, सॉरी। ओके, तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ये भी इस टाइम पे हुआ था लेटर वैदिक काल में। उपनिषद, उपनिषद जो थे ये भी इसके टाइम पे थे। और आरण्य, आरण्य जो थे ये भी इनके टाइम के ग्रंथ थे। ओके, तो ये आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि इनके टाइम पे मुद्रा कौन सी थी? ठीक है, मुद्रा कौन सी थी? तो 2 इकाइयां थी इसकी, निष्क, निष्क बोला जाता था, और दूसरी थी शतमान। निष्क और शतमान टाइप की जो थी यहाँ पे मुद्रा हुआ करती थी लेटर वैदिक काल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो ऋग्वैदिक काल कबीले थे, यानी कि ऋग्वैदिक पीपल जो हुआ करते थे, इन्होंने जनपद रूप धारण किया था। ठीक है, जनपद रूप को धारण किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जनपद कौन से थे? एक तो था आपका कुरु, ठीक है, और दूसरा था पांचाल। ठीक है, पांचाल, पांचाल और कुरु जो थे ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थे जनपद हुआ करते थे ऋग्वैदिक टाइम के। कुरु और पांचाल आपको देखने को मिलेंगे महाभारत में भी। महाभारत में जो लड़ाई हुई थी तो इनसे रिलेटेड ही ये जो हैं आपके प्लेसेस हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, इंद्र के स्थान पर यहाँ पे जो है आपके प्रजापति जो हुआ करता था, प्रजापति, इसको पूजा जाने लगा। पहले तो पूजा किया करते थे ये इंद्र की, लेकिन उसके बाद जो है प्रजापति की ये पूजा किया करते थे। तो इंपॉर्टेंट देवता का कौन से हो गए थे इस टाइम के? प्रजापति हो गए थे। ओके, अब हम जान लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा डीप से। ओके, डीप से यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा में कितने जो है आपके मंडल हैं? तो याद रखना मंडल कितने हैं? मंडल हैं इसमें 10। ओके, 10 मंडल हैं। श्लोक कितने हैं? 1028 जो है यहाँ पे आपको श्लोक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मंत्र आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो बेसिकली आप याद भी रख सकते हैं। 10,600 मंत्र जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं? मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, या फिर श्लोक भी कई बार पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे आपको 10वें मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। 10वें मंडल के बारे में, जो लास्ट वाला मंडल होगा ऋग्वेद का, उसके बारे में। जैसे इसमें जो है पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त, इसका जिक्र करते हैं। ये पुरुष सूक्त का जिक्र करते हैं, जिसमें आपके 4 वर्ण हैं। ठीक है, 4 वर्ण सिस्टम, जो आपके वर्ण सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो ऋग्वैदिक टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। तो 4 वर्ण सिस्टम कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? पुरुष सूक्त में। ओके, कौन कौन से हैं 4 वर्ण? एक तो ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया आपका। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय हो गया। तीसरा कौन सा था? वैश्य हुआ करता था एक तो, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण हुआ करते थे हमारे वैदिक टाइम में। तो ये पुरुष सूक्त में लिए गए हैं। ओके, तो इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेदा में ही मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपको ऋग्वेदा में ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो रहा ऋग्वेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। जो आपका यजुर्वेद था, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि, तो ये जो था ये 2 भागों में जो था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था गद्य
और एक था पद। ठीक है, गद और पद में जो डिस्क्राइब किया गया है वो सिर्फ एक ही वेद है, वो कौन सा है? यजुर्वेद। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ओके, इसको कृष्ण यजुर्वेद भी बोलते हैं, और इसको जो है दूसरे वाले को इसको शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। ओके, या गद और पद या फिर कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो सिर्फ दो पार्ट में गद और पद में कौन डिवाइड किया गया है? सिर्फ यजुर्वेद को डिवाइड किया गया है। तो मेन इंफॉर्मेशन आपने यहां से ये याद रखनी है। उसके बाद डिस्कस करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद जो कि आपका म्यूजिक से रिलेटेड है। ओके, सामवेद जो है आपका म्यूजिक से रिलेटेड है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला गया है? तो वो भी जो है आपका सामवेद को बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। उसके बाद डिस्कस करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये आपका मैजिक से रिलेटेड है। मैजिक, जादू टोना वगैरह जो किया जाता है, मैजिकल जो रिलेशन है इस वेद का, तो इससे रिलेटेड है ये। ओके, अंधविश्वास हो गया, गीत, विवाह, राजभक्ति, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये। इसकी रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी रचना की गई थी। किसकी? अथर्ववेद की। तो ये लास्ट वेद था, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, मैजिक से रिलेटेड ये वेद है। तो ये जो है आप याद रखेंगे इंफॉर्मेशन। अब कुछ और इंफॉर्मेशन थोड़ा और देख लेते हैं इसके रिलेटेड। और इन 4 वेदों के अलावा इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो थे वो थे आरण्यक। ठीक है, तो ये जंगल में लिखे जाते थे, जंगल के एकांत वातावरण में लिखे जाने वाले ग्रंथ कौन से थे? आरण्यक ग्रंथ थे। ठीक है, और इनका अध्ययन भी जो था जंगल में ही किया जाता था। तो जंगल में लिखे जाते थे। तो बेसिकली आपने ट्रिक याद रखनी है कि जंगल में किसका रिलेशन है, कौन से ग्रंथ का? तो आरण्यक ग्रंथ का ये डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। इसके ऊपर एक एपिसोड भी बन चुका है, पूरा सीरियल बन चुका है उपनिषद पे, डीडी नेशनल पे आया करता था। अगर आपने नहीं देखा है तो लॉकडाउन में भी इसे दिखाया गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने इसे देखा होगा। तो इससे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, उपनिषद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कितने होते हैं। सबसे पहले तो 108 उपनिषद हैं, ये याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, उपनिषद जो थे ये गुरु के साथ जो है समीप बैठकर जो एकांत में सीखी जाते थे। ओके, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्या से। ठीक है, जो गुरु के समीप बैठकर ली जाती है। ओके, तो ये गुरु के समीप बैठकर विद्या को ग्रहण किया जाता था, उसे हम उपनिषद बोलते थे। उपनिषद कितने थे? 108 उपनिषद हुआ करते थे। इसके बाद है वेदांग। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं? वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। तो वेदों को समझने के लिए जो थी किसकी रचना की गई थी? वेदांग की रचना की गई थी। और ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6 कौन कौन से हैं? एक तो है आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा हो गया आपका, कल्प हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो ये जो थे ये 6 वेदांग हुआ करते थे। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पुराण। पुराण कितने हुआ करते थे? पुराण है 18। ओके, पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो याद रखना, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पुराना जो पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और जिसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों के बारे में किसमें बताया गया है? मत्स्य पुराण में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। उसके अलावा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ओके, और इसकी रचना है 2nd सेंचुरी में हुई है। 2nd सेंचुरी में हुई है। और किसके काल में? शुंग काल में जो है इसकी रचना की गई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी याद रखनी है। और पुराणों की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने, ऋषि वेद व्यास द्वारा जो है पुराणों की रचना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ऋषि वेद व्यास ने जो आपकी महाभारत है उसकी रचना भी ऋषि वेद व्यास के द्वारा ही की गई है। ओके,
और ये जो है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली याद रखनी है। और एक और बात, श्रीमद् भगवत गीता जो है आपकी, भगवत गीता जिसे हम बोलते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। ठीक है, जो भगवत गीता जो है ना आपकी, ये महाभारत के भीष्म पर्व जो था उसकी जो थी ये एक अंश है। ठीक है, तो ये आप इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वैदिक कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर इज आल्सो नोन एज। तो वैदिक लिटरेचर जो है इसका एक और नाम भी है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुति। तो श्रुति इज ऑल्सो कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर का फाउंडर कौन सा है, तो ये थे आर्य। आर्यन कहाँ से आए थे, हमें पता है मिडल एशिया से आए थे, मिडल एशिया से आए थे। किसने बोला था कि मिडल एशिया से आए हैं, मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर के द्वारा बोला गया था। ओके, आर्यंस वर द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। आर्यन एंटर्ड इंडिया थ्रू खाइबर पास। खाइबर पास कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, पाकिस्तान में 1500 BC में ये आए थे। और अडॉप्टेड एग्रीकल्चर, और उनकी मेन वो क्या थी, जो लिविंग सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर करना। तो खेती बाड़ी किया करते थे ये लोग, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप किया था। ओके, द वर्ड आर्यन डिनोट्स। तो आर्यन क्या थे, ये सुपीरियर रेस है। तो ये भी क्वेश्चन क्लर्क के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन। तो मेन फूड क्या हुआ करता था, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे तो इनका जो मेन फूड हुआ करता था वो था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, राइट। तो स्टेपल फूड ऑफ द पीपल वाज मिल्क, घी, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट, बार्ली। और मेन चीज आपने याद रखनी है कि जो दूध और इससे बने हुए प्रोडक्ट जो थे इनका मेन फूड हुआ करता था। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे ऋग्वेदा के टाइम पे, वो थे हमारे इंद्र। ओके, इसके अलावा अग्नि और वरुण देवता को भी पूजा जाता था, लेकिन विष्णु को नहीं पूजा जाता था। इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइविटी, वॉज अ लॉर्ड ऑफ वार। 250 hymns have been devoted to only इंद्रा इन ऋग्वेदा। सबसे ज्यादा जो थे हिम्न, ठीक है, सबसे ज्यादा हिम्न जो थे किससे रिलेटेड थे, इंद्र से रिलेटेड थे। इसलिए जो थे ये हाईएस्ट जो यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी इंद्र को। ओके, इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। कार वॉरियर अगर हम बोले, राथेष्टा बोला जाता है, जितेंद्र बोला जाता है, और सोमापा भी इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा पुरंदर काफी फेमस इनका नाम है। विच रिवर लाइज नॉट बीन। तो किस रिवर का जो है यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये है आपकी तप्ती रिवर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तप्ती रिवर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे सप्त सिंधु को मेंशन किया गया है, यानी कि 7 रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी, स्वात, कुर्रम, गुमल, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इन रिवर्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ऋग्वेदिक टाइम पे मेंशन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो भारत की हिस्ट्री में वैदिक कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, तो इनका तो रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम जो था यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इनका इम्पैक्ट रहा है। ओके, द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट कैन बी फाउंड इन वन ऑफ इंडियाज रिलीजियस कल्चर नोन एज वेदास। इन बिगनिंग द कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। तो वैदिक टाइम पे जो था कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं हुआ करता था, लेकिन जब वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें उसके बाद से, तो उसके बाद से जो है यहाँ पे कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया था, जब से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे पावरफुल हो गए थे। ओके, तो उसके बाद से ही यहाँ पे रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम हुआ था। द रिवर चिनाब वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। तो रिवर ब्यास को किस नेम से जाना जाता है वैदिक पीरियड में, तो अस्कनी इसका नाम हुआ करता था, राइट। तो यहाँ पे रिवर चिनाब वॉज नोन एज चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा भी इसे बोलते हैं, या फिर अस्किनी। एक और नाम है इस्कमती भी इसे बोला जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी पुरुषनी, शतुद्री और वितासा किसका नाम है, पुरुषनी नाम है आपका रावी का, शतुद्री बोला जाता था सतलुज को, और विताशा बोला जाता था आपका झेलम को। विच पार्ट ऑफ ऋग्वेदा गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो कौन सा पार्ट है जो आपका ऋग्वेदा का है जो आपके यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करता है, वो आपका 10th मंडल। और हमें मालूम है कि ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल है टोटल, और लास्ट वाला मंडल जो है 10th मंडल में ही इसके बारे में बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद। तो इसमें इनमें से जो है किसके बारे में उपनिषद में बताया गया है, तो उपनिषद किससे रिलेटेड है, ये एक फिलोसफी से रिलेटेड है, राइट।
तो फिलोसफी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who of the following has opened that the original homeland of the Aryan was Arctic? तो किसने बोला था कि जो आर्यन जो लोग थे ये आर्कटिक रीजन से आए थे, यानी कि नॉर्थ पोल से? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्स मुलर ने क्या बोला था कि ये मिडल एशिया से आए हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये जो हैं ये आपके आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं। ओके। इन ऋग्वेदा मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकास आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक किन के बारे में बताए गए हैं? कौन से देवता के बारे में? इंद्र, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन से थे? इंद्र देवता थे। इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज नोन एज अघन्य? अघन्य जो है किस एनिमल के बारे में बोला गया है? तो वो है कौ। कौ को जो है न मारने योग्य बोला गया है, जो कि इसका वर्ड है अघन्य। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में किस रिवर के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है? तो सिंधु रिवर यानी कि इंडस, ठीक है। इंडस के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। इसके अलावा जो है गंगा, यमुना, ठीक है। गंगा यमुना का सबसे पहला नाम कब आया था? ऋग्वेदा के टाइम पे ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। इसी तरह से जो है हम लेक्चर्स लेते आएंगे JOIT से रिलेटेड। बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।